सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट का डायरेक्टर। आप सभी को ज्ञात होगा, आज 5 फरवरी 2025 से एक अलग से क्लासेस चालू की गई है, जिसमें ईच डॉक्टर्स को जो फीस के तौर पे 500 रुपीज़ जमा करना है। कुछ चिकित्सकगण दिए हैं, कुछ चिकित्सकगण यूं ही जुड़े हैं, बट उनका कहना है कि हम कुछ क्लासेस देखेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे। तो उसी क्रम को लेकर के जहां एक और आज ऑफलाइन क्लास में एलिमेंट्री सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया, और एलिमेंट्री सिस्टम में सबसे पहले क्या है, कुछ तथ्य होते हैं जिनको हमें जानना होता है। जैसे माउथ, इसमें जो पार्ट ऑफ ऑर्गन है उनका नाम क्लियर कर दे रहा हूँ। माउथ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। इसकी जो मुख्य रूप से 9 डाइजेशन ऑफ माउथ का सैलिवरी डाइजेशन जो होता है, जिसको कहते हैं सैलिवरी डाइजेशन, इस पे विशेष तौर पे क्या होता है एक्सप्लेन किया गया। फ्रेनेक्स अर्थात थ्रॉट, ग्रासनी के जो 2 ट्रैकिया होते हैं जो अंदर से, उसके बारे में, ऑसोफेगस के बारे में, ऑसोफेगस के फूड पाइप और गुलेट के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 3 भागों में बटा होता है, डिओडेनम, जिनम और इलियम, इसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के जो 2 भाग होते हैं, कैल्शियम जो कि उससे जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, और दूसरा भाग जो होता है उसका, उसे हम क्लोन्स कहते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन। इसके बाद आता है सिग्मॉइड, रेक्टम, एनस ओपनिंग या एनस आप कह सकते हैं। इसके पश्चात आता है लीवर, पैंक्रियास। कुल मिलाकर के मुंह के अंदर की 6 सैलिवरी ग्लैंड होती है, और दोनों साइड जो होती है जिनके नाम पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी जॉ। इसके डेफिनेशन बताए गए, कहाँ होते हैं, किस अवस्था के होते हैं उसे बताया गया। रेसिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लेंटी पेप्सिन और प्रोटीन्स के पाचन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन किया गया। इसके साथ ही जो क्लोन्स ग्लैंड के जो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एमिलिस, लिपिसा और ट्राइप्सिन जो होता है, ये क्या होता है इन्हें एक्सप्लेन किया। सेफोनिकेशन जो शब्द अक्सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों के जहन में आता है, उससे एक्सप्लेन किया गया। ये सारे ऑफलाइन क्लासेस, आज ऑफलाइन क्लास हुई है जिसको अटेंड करने वाले 3 चिकित्सकगण थे। एक्सप्लेन मैंने विस्तार से किया, बराबर से 2 घंटे की क्लास हुई, और इस 2 घंटे की क्लास में जहां एक और राजनांदगांव से एक चिकित्सक शामिल हुई, और एक चिकित्सक यहीं छत्तीसगढ़ भिलाई से है, एक चिकित्सक रायपुर से शाह मोहम्मद सिद्दीकी शायद है नाम मैं नहीं जान रहा हूँ इनका, मोहम्मद बोलते हैं इनको, ये अटेंड किए क्लास। इसमें माउथ को एक्सप्लेन किया गया, टीथ को, और फिर इसके बाद डिजीज़ वाइज हम लॉन्च हुए। लॉन्च इसलिए कहूँगा क्योंकि ये क्लास की पहली क्लास थी जो ऑफलाइन ली गई। इसमें पायरिया का थेरापेटिक नोट्स, पायरिया का ट्रीटमेंट, टूथ ब्लिज्म के बारे में, टूथ एक, टूथ पेन के बारे में, जिंजिवाइटिस को एक्सप्लेन किया गया, इसके रेमेडीज़ क्या होंगे, ये चेक्स क्या होंगे उसे एक्सप्लेन किया गया। सैलिवरी ग्लैंड को एक्सप्लेन किया गया। सैलिवरी ग्लैंड्स के पश्चात म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो माउथ के ऊपर, अंदर माउथ के अंदर का जो ऊपर का प्लेट होता है,
पालेट उसको एक्सप्लेन किया गया, नेक को, फ्रेनेक्स एसोफेगस को, लैरिंक्स को, एनॉइड्स डिजीज़ के बारे में बताया गया, टॉन्सिल के 3 डिफरेंट कंडीशंस होते हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ जाकर के आज क्लास को रोका गया। शनिवार को सेकंड क्लास होगी। मैं प्रयास करूँगा कि इसका वीडियो क्लास बने, ताकि जो चिकित्सकगण जुड़े हैं ऑफलाइन के माध्यम से जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो ऑनलाइन इसे देखना चाहते हैं उनके लिए चैनल के माध्यम से जो क्लासेस होंगी वो उपलब्ध कराने का प्रयास मैं करूँगा। ये क्लास को 2 भाग में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला भाग जिसमें लगभग 50 डिजीज़ जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों के केंद्र में चिकित्सा कार्य करने के लिए रोगी प्रस्तुत होता है, जिसका हम परीक्षण करते हैं, और एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़ और डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ के कंडीशंस को लेकर के क्या होता है डिज़ीज़, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस आती हैं, उसका निदान क्या होना चाहिए, उसके टेस्ट क्या होंगे, इन सभी तथ्यों को लेकर के क्लासेस 2 भाग में करने की आवश्यकता पड़ी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में ये आप सभी जानते हैं कि 38 रेमेडीज़ होती हैं, बट क्यों 38 ही क्यों होती हैं? अब आप बोलेंगे कि सर कंपोजिशन डेवलप करके, जैसे मेटी जी से टीके साहब ने निकाला, और टीके मैं फुल नाम नहीं बोल रहा हूँ, थियोडोर क्राउस जी ने निकाला, फिर बाद में इन्हीं रेमेडीज़ को मिला करके 38 से 60 कर दिया गया, 22 मेडिसिन इसमें जोड़ करके। तो उसके बाद कुछ और विद्वान आए जो अपनी एक एक मेडिसिन जोड़ते गए, बट मूल रूप से रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 38 रेमेडीज़ गिने जाते हैं। और इस 38 रेमेडीज़ के जो ग्रुप होते हैं वो 9 ग्रुप होते हैं टोटल, जिनको हम 4 मेगा ग्रुप के माध्यम से पहले भी पढ़ चुके हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के फर्स्ट बैच में, नैनो टेक्नोलॉजी का सेकंड बैच में भी पढ़ चुके हैं, और एक क्लास हुई थी NHEH BSc कोर्स, इसके माध्यम से भी हम पढ़ चुके हैं। तो 38 रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं? S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12 और S लास, ये मूल मेडिसिन है। 9 होती हैं S ग्रुप की मेडिसिन। फिर फंक्शनल के तौर पे L1 एक मेडिसिन आती है। सेकेंड मेगा ग्रुप जो होता है, जिसमें एंजिटिको, फैब्रीफूगो ग्रुप, पेक्टोरल ग्रुप, वेनेरियो ग्रुप इसमें होता है। इसमें जो ग्रुप होते हैं ये भी कार्यवाहक होते हैं, कार्य को करने वाले, फंक्शन करने वाली रेमेडीज़ होती है, लेकिन इसमें कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो एनाटॉमिकल वे में भी काम आती है। जैसे एंजिटिको ग्रुप की अगर हम बात करें तो A1, A2, A3 3 रेमेडीज़ होती है। फैब्रीफूगो ग्रुप की अगर बात करें तो F1, F2 2 रेमेडीज़ होती है। पेक्टोरल की बात करें तो P1, P2, P3, P4 4 रेमेडीज़ होती है। वेनेरियो ग्रुप की बात करें तो वेरेनियल ग्रुप की बात करें तो VER1 और VER2 2 रेमेडीज़ होती है। थर्ड जो कि कैंसरोसो ग्रुप, मेगा ग्रुप कहा जाता है, इसमें 10 रेमेडीज़ आती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17। कुछ महारथी हैं, महारथी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो महारथी कहलाने के योग्य नहीं हैं। जहाँ जिम्पल जी ने 60 रेमेडीज़ निकाला था, इसी में से 2 रेमेडीज़ को वो लोग सेलेक्ट करते हैं और बताते हैं L2 और C11 नाम से भी 2 रेमेडीज़ होती है। बट ये कंपोजिट मेडिसिन है, और कंपोजिट मेडिसिन तो आप सभी अपने क्लिनिक पे बनाते ही रहते हैं, तो मेटी जी की संज्ञा तो आपको नहीं दी जा सकती है।
या टी क्राउस जी की भी संज्ञा आपको नहीं दी जा सकती है। यह संज्ञा तो मैं भी नहीं ले सकता, जबकि हमने भी लगभग 8 रेमेडीज़ बनाई। S13, F5, वेन 6, इस तरीके से अलग अलग रेमेडीज़ हमने भी तैयार कर रखी, बट इसको हम संज्ञा नहीं दे सकते कि नहीं, जहाँ 66 मेडिसिन मार्केट में आती है बोल करके कंपोजिट मेडिसिन को लेकर के, वहाँ अगर हम वहाँ पे डालें कि नहीं सर हमने भी ये 8 रेमेडीज़ बनाई है और इस 8 रेमेडीज़ को लेकर के आज से 74 रेमेडीज़ कहा जाए तो ये गलत होगा। इसलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में मूल रूप से 38 रेमेडीज़ होती है और इस 38 स्पेसिफिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट और एसेंस 2 वे में हमने इसे डिफाइन किया है। एक्सट्रैक्ट जो होता है, जिसको डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन, थर्ड के प्रोसेस के बाद निकाला जाता है, तो इसे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो सभी को मालूम है क्या होता है। सेकंड प्रोसेस जो होता है जिसे हम पोटेंसाइज रूप करते हैं, थर्ड प्रोसेस में उसको हम ट्रांसम्यूट करते हैं। जो पोटेंसाइज होता है, जो कि पोटेंसी नहीं होती, लोग पोटेंसी बोल करके पोटेंसाइज को बोलते हैं, जबकि पोटेंसाइज रूप अलग मेथड है जो कि होम्योपैथी में यूज़ होता है, और डायलूट्रुक-बिस थ्योरी के माध्यम से डायलूट्रुक-बिस मेथड अलग वे में यूज़ होता है। अगर डायलूट्रुक-बिस मेथड की बात करें तो 1 to 10 होता है, जिसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार तक 1/2 कर सकते हैं। मतलब जो जैसे 1D1 है और उसका अगर 1/2 कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट D4 कन्वर्ट हो जाता है। D4 की इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ उसकी होती है TLC वैल्यू के अकॉर्डिंग। और अगर D7 की बात करें तो अगर उसको आपने 2 बार 1/2 कर दिया तो D7 हो जाएगा वो। तो इसी प्रकार से ऐसा क्या तथ्य है, उन तथ्यों को लेकर के इस क्लास को जीरो टू टॉप नाम दिया गया है और इसको 2 वे में चला रहा हूँ मैं। कायदे से लगभग 40 ऑफलाइन क्लास और लगभग 50 ऑनलाइन क्लास इसमें होनी है, जिसमें क्रोनिक डिजीज़ को लेकर के 50 वीडियोस मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रयास करूंगा कि आप चिकित्सक गणों को 38 रेमेडीज़ के माध्यम से इलाज करने में मदद मिले। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे नारायण हर्बल स्पेसिफिक के बने उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है, तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी 3 यूनिट अग्रसर तौर पे कार्य कर रही है, जिसमें यूनिट 1 भिलाई, यूनिट 2 अहमदाबाद गुजरात, जिसे रविंदर शर्मा जी देखते हैं, यूनिट 4 जो है, जो कि औरंगाबाद बिहार से जनरेट होता है, जिसे योगेश्वर कुमार प्रिया जी देखते हैं, यूनिट 5 जनरेट होगा साउथ में, और कौन उससे संभालेगा वो भी समय बताएगा। तो आज इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास लगभग 50 मिनट की होगी, अगर आपके पास समय होगा तो देखिएगा, और अगर आपके पास समय ना हो तो वीडियो में जहाँ तक आप देखे रहेंगे उस चीज़ को पॉज करके कहीं लिख लीजिएगा कि यहाँ तक मैं सुन चुका हूँ, नहीं तो बार बार वीडियो देखेंगे और हर बार आप पूरा नहीं देख पाएंगे। तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और इस आशा करता हूँ कि जो चिकित्सक गण इस सीखने की चाह से जीरो टू टॉप क्लास में ज्वाइन हुए हैं, वो इस क्लास को समझ सकें और इसका सार अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर सकें, उपयोग कर सकें। जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। इसी आशय के साथ मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 को बंद कर देता हूं, और जो अभी पुस्तक आ रही है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 2, इस पुस्तक के अंदर भी मैंने मैटर मेडिका डाला है, और सेम डायलूशन जो अभी पुस्तक पार्ट 4 आ रही है, इसमें भी सेम चैप्टर को डाला है, जो कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के माध्यम से होता है।
लेकिन एक्यूट किडनी डिजीज़ AKD या CKD, मैं समझता हूँ आप सभी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर हम बात करते हैं कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या है, क्रोनिक किडनी फेलियर पे भी क्लास होगी और एक्यूट किडनी फेलियर पे भी क्लास होगी। दोनों को अलग अलग डिफाइन करूँगा। एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है? संपूर्ण रूप से कार्य करने वाली किडनी किसी कारणवश अचानक नुकसान से थोड़े समय के लिए कम काम करे या काम करना बंद कर दे तो उसे हम एक्यूट किडनी डिजीज़ या एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर होने के मुख्य कारण बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा दस्त या उल्टी होने के कारण शरीर से जो फ्लूइड होती है, पानी होता है, उसकी मात्रा में कमी और खून का जो दबाव होता है उसका प्रेशर कम होना। ठीक है। दूसरा है गंभीर कोई संक्रमण हुआ हो, गंभीर कोई बीमारी हुई हो या एक से बड़ी कोई सर्जरी हुई हो व्यक्ति में, ये भी एक कारण आता है। थर्ड होता है पथरी के कारण जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरेथ्रा है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ रहा हो। चौथा कंडीशन होता है 6G-PD डेफिशिएंसीज का होना। इस रोग में खून के जो रक्त कण होते हैं कई दवाओं के प्रयोग से टूटने लगते हैं, जिससे किडनी अचानक से फेल हो जाती है या फेल हो सकती है। इसके अलावा फैलिसिफेरम मलेरिया का एक प्रारूप है। लेप्टोस्पाइरोसिस खून में गंभीर संक्रमण, किडनी में गंभीर संक्रमण, किडनी में विशेष प्रकार की कोई सूजन हो, स्त्रियों में प्रसव के समय जब खून के अत्यधिक दबाव का होना या ज़्यादा खून बह जाना, दवा का विपरीत असर होना, सांप का डसना, स्नायु पर अधिक दबाव से उत्पादन, जहरीले पदार्थों का किडनी पर गंभीर असर होना एक्यूट किडनी फेलियर के कारण होते हैं। ये पार्ट 2 पुस्तक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। ये जो लक्षण हैं ये अलग अलग मरीजों में भिन्न कम या ज़्यादा हो सकता है। भूख कम लगती है, न्यूसिया फीलिंग होती है, जी मचलाता है, कभी कभी उल्टी भी होती है और हिचकी आती है। एक्यूट किडनी फेलियर में दोनों किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है अल्प अवधि में, थोड़े दिनों के लिए ये कम हो जाती है। पेशाब कम होता है या फिर बंद हो जाता है। चेहरे पर, पैर में और शरीर में सूजन होना, सांस फूलना और ब्लड प्रेशर जो होता है उसका बढ़ जाना, उल्टी या दस्त, अत्यधिक ब्लीडिंग हुआ हो, खून की कमी या तेज बुखार आदि के कारण किडनी के फेलियर होने के कारण भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, शरीर में ऐंठन या झटके, खून की उल्टी या असामान्य दिल के पॉपुलेशन धड़कन या फिर कोमा जैसे गंभीर और जानलेवा लक्षण भी किडनी की विफलता के कारण बन सकता है।
कुछ रोगियों में किडनी की विफलता के प्रारंभिक चरण में किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लक्षण दिखाई ना दे रहा हो। बीमारी का पता संयोग से चल जाता है जब अन्य कारणों के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। कमजोरी महसूस होना, डिप्रेशन महसूस होना, लॉस ऑफ इम्यूनिटी हो रही हो, या स्मरण शक्ति कम हो रहा हो, याददाश्त कमज़ोर पड़ रही हो, खून में पोटेशियम की मात्रा में वृद्धि जिसके कारण अचानक हार्ट की जो हार्ट रेट होती है उसकी गति जो होती है वो बंद हो सकती है। किडनी फेलियर के लक्षण के अलावा जिन कारणों से किडनी खराब हुई हो उस रोग के लक्षण भी मरीज में दिखाई देते हैं, जैसे जहरी मलेरिया होता है, में ठंड के साथ बुखार आना, ये देखने को मिलता है। एक्यूट किडनी फेलियर का अगर हम बात करते हैं निदान की, क्योंकि कंडीशन, कंसेप्ट, प्रोटोकॉल्स सारे चीज़ आपको मिल गए, निदान क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे निदान करें इसका। जब कोई रोग के कारण किडनी खराब होने का संदेह हो तो मरीज से जो उत्पन्न लक्षण की वजह से किडनी फेलियर होने की आशंका दिखाई दे रही हो, जैसे खून अचानक कम हुआ हो तो खून आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मारियो सेल केयर करके एक प्रोडक्ट आता है, इसे भी आप स्पाइनल कॉर्ड पे लगवा सकते हैं। खून में क्रिएटिनाइन और यूरिया की मात्रा जो होती है वो अधिक मिलती है, ये भी एक किडनी फेलियर का संकेत है। पेशाब के साथ खून का परीक्षण, सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट होती है, ओपिनियन जो होता है, वो जांच जो होता है, एक्यूट किडनी फेलियर का जो निदान करने से पहले इसके कारण निदान और एक्यूट किडनी फेलियर के कारण शरीर में अन्य विपरीत प्रभाव के बारे में जाना आवश्यक है। इसको जरूरी है जानना। एक्यूट किडनी फेलियर में दोनों किडनी अचानक खराब होने के कारण रोग के लक्षण ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इस रोग में पीड़ित मरीज को रोग के शुरू में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बाद में यदि पेशाब कम जा रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत इसकी जानकारी डॉक्टर को तुरंत देनी चाहिए, और पेशाब की मात्रा जितनी ही कम होगी उतना ज़्यादा कष्ट होगा। कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए जिससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता हो, जैसे खास करके दर्द शमक जो रेमेडी नहीं बोलूँगा, मेडिसिन बोलूँगा, उसका उपयोग करने से एक्यूट किडनी फेलियर का उपचार करने में कठिनाई होती है। इस रोग का उपचार रोग के कारण लक्षणों की तीव्रता, लेबोरेटरी परीक्षण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मरीजों में भिन्न भिन्न होता है। रोग के गंभीर रूप से तुरंत उचित उपचार न मिलने पर मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर के मुख्य उपचार बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। किडनी खराब होने के लिए जिम्मेदार रोग का उपचार, खाने पीने में अगर कोई परहेज करने की जरूरत होती है तो क्या, अचार बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों, एसिडिक फूड है वो, एसिड बढ़ेगा, रोग कंपलसरी है, बढ़ेगा। ठीक है। दवा के द्वारा उपचार, डायलिसिस,
एक्यूट किडनी फेलियर के लिए जिम्मेदार रोग का उपचार। किडनी फेलियर के मुख्य कारणों में उल्टी, दस्त और फैल्सीफेरम मलेरिया हो सकता है। जरूरी है इस बात का, जिससे नियंत्रण रखने के लिए त्वरित उपचार करना, खून के संक्रमण पर नियंत्रण करना, जिसमें हम लोग NH क्रिएटिनिन स्पेशल ड्रॉप 1 और 2 है, इसका उपयोग कराते हैं। रक्त कण जो टूट गए होते हैं और लगता है कि खून देने की आवश्यकता पेशेंट को पड़ रही है, तो मारियो सेल केयर ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। इस रोग में खराब हुई दोनों किडनी उचित उपचार से संपूर्ण रूप से ठीक होकर पुनः कार्य करने लगती है। पथरी होने के कारण अगर मूत्र मार्ग में अवरोध हो रहा हो तो H6C2 H2 अथवा NH नो स्टोन के द्वारा उपचार करके इस अवरोध को दूर किया जा सकता है। तुरंत और उचित उपचार से खराब हुई किडनी को अधिक खराब होने से बचाया जा सकता है एवं किडनी फिर से संपूर्ण रूप से काम कर सकती है। ये उसी से डिसाइड हो जाता है। खाने में परहेज क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। किडनी के काम नहीं करने के कारण तकलीफ या जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए आहार में परहेज कराना जरूरी होता है, खास तौर पे किडनी फेलियर और कैंसर के केसेस में। किडनी के कम काम करने के कारण होने वाली जो जटिलताएं होती हैं, उसमें पेशाब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पानी और अन्य पेय पदार्थ को कम लेना चाहिए, जिससे सूजन और सांस फूलने की जो प्रक्रिया होती है उसकी तकलीफ से बचा जा सके। खून में पोटेशियम की मात्रा न बढ़े, इसके लिए फलों का रस जैसे नारियल पानी, अगर डायबिटिक हो तो न दें, सूखा मेवा इत्यादि। डायबिटिक होगा तो बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन अगर नॉन डायबिटिक भी है तो उसको भी नारियल पानी हो गया, सूखा मेवा इत्यादि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि खून में पोटेशियम की मात्रा बढ़ी हुई है तो हृदय पर जानलेवा प्रभाव डाल सकती है, मतलब हार्ट रिलेटेड इशू पेशेंट में देखने को मिलेगा। नमक का परहेज, सूजन, उच्च रक्तचाप, सांस की तकलीफ और ज़्यादा वसा लेने से समस्याओं को नियंत्रण में रखा जा सकता है। दवा और उपचार में इसका मुख्य लक्ष्य है कि किडनी को बचाना और किडनी पर किसी भी प्रकार की जटिलताओं से उसको मुक्त रखना, संक्रमण का इलाज करना और देशी दवाओं का परहेज जो किडनी के लिए हानिकारक हो। इस रोग में उचित दवा द्वारा शीघ्र उपचार से डायलिसिस के बगैर भी किडनी ठीक हो सकती है। पेशाब बढ़ाने की दवा पेशाब कम आने के कारण शरीर में होने वाली सूजन, सांस की तकलीफ इत्यादि समस्याओं को रोकने के लिए यह दवा अत्यधिक उपयोगी होगी। उल्टी एवं एसिडिटी की दवाओं, किडनी फेलियर के कारण होने वाली उल्टियाँ, जी मिचलाना, हिचकी आना को रोकने के लिए इन दवाओं का सेवन उपयोगी होता है। कौन सी दवा है वो बताऊंगा आखिरी में। अन्य दवाओं जो सांस फूलने, खून की उल्टी का होना, शरीर में ऐंठन जैसे गंभीर तकलीफ़ों में राहत देती है। अब एक चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, डायलिसिस क्या है। याद रखने के लिए कि अगर डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है जो क्षतिग्रस्त किडनी के कार्यों को पूर्ण करता है। किडनी नहीं करने के कारण शरीर में जमा होने वाला अनावश्यक पदार्थ
जैसे कॉन्सेंट्रेटिक वाटर और अम्ल जैसे रसायनों को कृत्रिम विधि के द्वारा खून से शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के दो प्रकार होते हैं, पेरिटोनियल और दूसरा होता है होम्योडायलिसिस। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है जानना होगा आपको। एक्यूट किडनी फेलियर के सभी मरीजों का उपचार दवाई और खाने में परहेज रखकर किया जाता है, लेकिन जब किडनी को ज़्यादा नुकसान हो गया हो तब सभी उपचार करने के बावजूद रोग के लक्षण बढ़ते जा रहे हों जो जानलेवा हो सकते हैं, ऐसे कुछ मरीजों में डायलिसिस जरूरी हो जाता है। सही समय पर डायलिसिस के उपचार से ऐसे मरीजों को थोड़े दिन के लिए नया जीवन मिल जाता है। शरीर में पानी की कम मात्रा, अधिक बैठ जाना, पोटेशियम और एसिड की मात्रा का बढ़ जाना इत्यादि कारण रोगी के जो किडनी होती है खराब होने के संकेत देते हैं। इस रोग में डायलिसिस का विलंब जानलेवा अथवा समय पर डायलिसिस जीवन दान दे सकता है, इसलिए मैं डायलिसिस का विरोध नहीं करता। डायलिसिस कितनी बार करना पड़ता है? जब तक पीड़ित मरीज की खराब हुई किडनी फिर से संतोषजनक रूप से काम न करने लगे तब तक डायलिसिस कृत्रिम रूप से किडनी का काम करके मरीज की तबीयत ठीक बनाए रखने में मदद करता है। किडनी को सुधारने में सामान्यतः 1 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है। इस दौरान आवश्यकता अनुसार डायलिसिस कराना जरूरी होता है। कई व्यक्तियों में यह गलत धारणा होती है कि एक बार अगर डायलिसिस करा लिए तो लाइफ टाइम आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। कभी कभी इस डर से मरीज उपचार कराने में विलंब कर देते हैं, जिससे उनकी गंभीरता और बढ़ जाती है और डॉक्टर के उपचार के पूर्व भी मरीज दम तोड़ देते हैं। सभी मरीजों में दवाई और कुछ मरीजों में डायलिसिस के उचित उपचार से कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों तक के लिए किडनी को पुनः संपूर्ण रूप से काम करने लगती है। बाद में ऐसे मरीज संपूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की दवाई या परहेज की आवश्यकता नहीं रहती है। एक्यूट किडनी फेलियर की अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो एक्यूट किडनी फेलियर के कारण की शीघ्रता से जांच व उपचार ऐसे मरीज में किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट के संभावित कारणों की लगातार जांच कर प्रारंभिक उपचार करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर का गिरने से रोकना और इसका शीघ्र उपचार करना, किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयों को न लेना और संक्रमण का शीघ्र उपचार करना, साथ ही साथ में पेशाब की मात्रा को भी नियंत्रित करना। दस्त, उल्टी, मलेरिया जैसे जिसके कारण किडनी खराब हुई हो सकता है सिस्ट आया हो, ये भी होता है किडनी में सिस्ट, रीनल सिस्ट आता है, तो उसको भी एक गंभीर कारण मानना उचित होगा। जहाँ पे किडनी के खराब होने के कारण रोग का तुरंत निदान और उपचार से एक्यूट किडनी फेलियर को रोका जा सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस की आवश्यकता कुछ दिनों के लिए ही पड़ सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर में आप रेमेडीज़ क्या देंगे? या तो क्रिएटिनिन 1 दे सकते हैं, डायलिसिस कंट्रोलर 1 दे सकते हैं, किडनी इम्प्रूवर ड्रॉप दे सकते हैं, किडनी फंक्शन का जो टॉनिक होता है उसको दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की तो मैं रेमेडीज़ को बताना चाहूँगा। D6 फॉर्म में आपको रेमेडी देने की आवश्यकता होगी। रेमेडीज़ क्या क्या होंगे?
लिख लेंगे इसको। S6, C6, C17, BE, P2, S5 और BE। इसमें वेन 1 और BE का आपको फर्स्ट डायलूशन में एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने की आवश्यकता होगी, जिस पे मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। क्रोनिक किडनी पे है मेरे पास, किडनी फेलियर के CKD में भी है, बट एक्यूट किडनी फेलियर में मैंने नहीं बनाया क्योंकि इसे मुझे सार्वजनिक करना था पुस्तक के माध्यम से। और जब पुस्तक लिखी जाती है तो एक चिकित्सक के पास पुस्तक होती है, उसको पढ़ने वाले कम से कम 7 होते हैं। तो इस तरीके से 8 लोगों के पास एक्यूट किडनी फेलियर का फॉर्मुलेशन पहुंच जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और साथ ही साथ में अगर हम क्रोनिक किडनी फेलियर की बात करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। जय हिंद।